कोट ऑफ द डे इज डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू। तो मेजर आइडिया इसके पीछे का क्या रहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कोई ऐसी चीज़ डेली कीजिए जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको करने के बाद आपको एक रिलैक्सेशन, एक रिलीफ मिलती रहेगी, राइट। एंड वो एक डोपामिन हिट मिलता है ना, उसके बाद यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर मेजर थिंग्स, राइट। तो जो आपको चीज़ें रोक रही हैं वो आपका सिर्फ डर है, राइट। सो आज की टॉप 5 न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि जापान के अंदर स्थित था वो रिज्यूम करने वाला है आफ्टर 2011 के अंदर, जब वो बंद हो गया था। एंड उसको क्या, अब कौन सा नाम है वो पावर प्लांट है, क्या उसकी कैपेसिटी है, वो सब डिस्कस करेंगे। रुपया एट ऑल टाइम लो, लगातार गिरता जा रहा है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, रीजन डिस्कस करेंगे। एंड रशिया यूक्रेन का जो पीस पैक्ट है वो मेजरली अब जो ब्रोकर किया जा रहा है बाय यूएसए, वो यूक्रेन के सामने कल के दिन पे प्रस्तुत भी किया गया था। एंड क्या कहते हैं वो पैक्ट की डिटेल्स वो डिस्कस करेंगे कि कैसे वो पीस पैक्ट अब एक तरह से यूक्रेन के लिए क्या है, झुकने का एक मौका है उनकी खुद की, या तो वो आप कह सकते हो कि सेल्फ इमेज को वो गिराएंगे, या वो यूएसए के साथ या लड़ाई लेंगे क्योंकि यूएसए उसे ब्रोकर कर रहा है। देन यूएसए ने क्यों सैंक्शन किया इंडियन फर्म्स को, क्या है उसके पीछे का रीजन डिस्कस करते हैं। देन तेजस क्रैश एट दुबई एयर शो, लास्ट डे था 17 नवंबर से कल के दिन तक, यानी कि 21 नवंबर तक ये एयर शो दुबई के अंदर चल रहा था, तो कल लास्ट डे पे वो क्रैश हुआ है, वो डिस्कस करेंगे। देन क्यूबा फेसेस वायरस आउटब्रेक, चिकनगुनिया का आउटब्रेक हुआ है, वो डिस्कस कर लेंगे। एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेशन, 4-5 साल हमारी डील को कंप्लीट हो चुके हैं, क्या क्या चीज़ों पे एक्सपेंशन की पॉलिसी यहाँ पर चल रही है उसको डिस्कस करेंगे। एंड 250 सी पोर्ट्स टू बी यूनिफाइड, यानी यूनिफिकेशन किस प्रोसेस के अंडर होगी एंड क्या होगा यूनिफाइड जब पोर्ट्स होंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली ईरान का रिस्पॉन्स भी आया है टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कल हमने ये डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने रिक्वेस्ट किया एक रेजोल्यूशन को पास करके कि ईरान जो भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर वॉरहेड्स, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनरिच्ड आप कह सकते हो यूरेनियम उनके पास पड़ा हुआ है, वो क्या है, अब वो कहां पे है, उसके पीछे का उनको पूरा का पूरा ब्यौरा चाहिए था, ठीक है। तो वो अब उसके ऊपर ईरान का क्या रिस्पॉन्स आया है। देन बैंक ट्रेजरी इज नॉट बाइंग G-SECs, तो G-SECs क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो एक तरह से बॉन्ड्स ही होते हैं सिक्योरिटीज के अंडर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्यों बैंक ट्रेजरीज एंड इवन आरबीआई ने ऑक्शन तक रोक दिया 31 अक्टूबर का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने की, जहां पर बात की जा रही थी। देन अब जो हमारा PAC ऑन एडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स, ठीक है, तो अब पार्लियामेंट्री कमिटी जो है उसने एक एडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स को लेकर यहाँ पे आप कह सकते हो कि FSSAI को क्वेश्चन किया है, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया उनका, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन चबाहर पोर्ट को लेकर अब ईरान का क्या स्टांस है व्हेन इट कम्स टू, नॉट ईरान का क्या स्टांस है व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान एंड इंडिया का ट्रेड, राइट। तो चबाहर पोर्ट जो है उसका यूजेज की इंपॉर्टेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट उसे और थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। एंड क्या ये न्यूज कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। एंड क्यों COP30 का एक ड्राफ्ट एक कंट्रोवर्सी बन के रह गया है, तो COP30 अपने आप में ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनकर रह गया है, रिपीटेड पॉइंटर्स भी होंगे यहाँ पर, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी। तो नए लेबर कोड्स क्या कहते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, राइट। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 22 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे द हिंदू से ही, एंड उससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी जो न्यूज कह रही है कि डिस्पाइट शॉर्टेजेस ऑफ फूड मेडिसिन क्यूबा फाइट्स अ डेडली वायरस आउटब्रेक। तो डेडली वायरस क्या है, चिकनगुनिया है। तो वहां पे जब आप क्यूबा की बात करते हैं, क्यूबा का पहले टूरिज्म सेक्टर बूस्ट में था, बट देन आप कह सकते हो कि यूएसए के साथ उनका अब जो रिलेशन है वो खराब होता गया है ना, तो उसी की वजह से क्या हुआ, क्यूबा को सैंक्शन भी किया है यूएसए ने। तो अब उसके बाद क्या है कि जो उनका टूरिज्म था वो बैठ ही गया बिल्कुल, अब सैंक्शन है। तो अब जैसे ईरान के केस में भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, सैंक्शन यूएसए की तरफ से लगाई गई हैं, यूरोपियन यूनियन ने भी थोड़ा बहुत उसमें इंटरवीन करते हुए सैंक्शंस को और बढ़ावा दिया ही है ना। तो सैंक्शंस जब लग जाती है एक मेजर पावर की तरफ से, जो उनके मेजर इकोनॉमी है आप पार्ट देखोगे वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि सैंक्शंस क्या होते हैं, इकोनॉमिकली लगाई जा सकती है, डिप्लोमेटिकली लगाई जा सकती है। सैंक्शन का मतलब ऐसे नहीं होता कि आप किसी कंट्री के ऊपर रोक ही लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा। तो उसके केसेस में क्या होता है कि या तो आप टैरिफ रेट बढ़ा देते हो, ठीक है, तो इंडिया के ऊपर एक तरह से यूएसए की तरफ से सैंक्शन नहीं लगाई गई है अगर टैरिफ रेट बढ़ा दिया गया तो, ठीक है, या वो इंपोर्ट ड्यूटी वहां पे बढ़ाकर 50% कर दी गई, तो एक तरह से वो सैंक्शन ही होती है, बट उसको नाम अलग से दिया गया है। सैंक्शन वर्ड अपने आप में थोड़ा सा हैवी यहाँ पर फील होता है। तो चिकनगुनिया के लिए अब बेसिकली उनके पास क्या है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, बैक टू द पॉइंट, इकोनॉमी वीकर है वहां पर। अब टूरिज्म सेक्टर जो है इनका मेजर पेट पालता था, उनकी रोजी रोटी थी, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ गया ड्यू टू अब यूएसए, है ना। तो क्या होता है, जो वहां पर लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, आउटब्रेक्स रिपीटेडली वहां पर हो रहे हैं, पहले भी जो रिपीटेड आप कह सकते हो
लास्ट जो अब 2014 के अंदर ही चिकनगुनिया का आउटब्रेक हुआ भी था। तो 2014 के बाद अभी सेकेंड ऐसा इवेंट है, बट उस टाइम पे जो इकोनॉमी थी रिलेटिवली बेटर पोजीशन पे थी, क्योंकि उसके बाद कोविड-19 आया। कोविड-19 के अंदर इकोनॉमी सभी कंट्रीज की नेगेटिव के अंदर थी एक्सेप्ट फॉर चाइना, ठीक है। तो अब उसके बाद सेकेंडली अब यूएसए के साथ रिलेशन खराब हो गए, टूरिज्म सेक्टर की वजह से भी बैठ गया इकोनॉमी का जो पूरा का पूरा सिचुएशन थी। तो अब उसके बाद अभी सेकेंड आउटब्रेक के अंदर जो पहले के हिसाब से चेंजेस यही है कि उस टाइम पे इकोनॉमी बेटर होने की वजह से उन्होंने जल्दी से झेल लिया था उस चीज को, बट अब उनको फूड की शॉर्टेजेस भी हैं, मेडिसिन की शॉर्टेजेस भी हैं, इवन चिकनगुनिया के लिए जो रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं या जो आप कह सकते हो कि प्रिस्क्राइब वैक्सीन हैं, ठीक है, वो भी वो अब यूज नहीं कर पा रहे हैं। एक सिंपल आप कह सकते हो कि पैरासीटामोल से ही उनको गुजारा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब डेली के केसेस में उनके वहां की जो मिनिस्ट्री की तरफ से यही रिस्पॉन्स आया है कि मोर देन 47,000 क्यूबन्स वर डायग्नोज्ड विद चिकनगुनिया दिस वीक अलोन, जो कि लास्ट वीक के नंबर से डबल था, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं रिलेटिव टू योर एग्जाम पर्सपेक्टिव कि चिकनगुनिया के ऊपर क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिकनगुनिया। फर्स्ट है, इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडीज albopictus mosquitoes. Second, it is caused by a ribonucleic acid virus. Which of the statements above are correct? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। कि एक तो फीमेल में हमारे पास एडीज इजिप्टाई तो एग्जिस्ट करती है, बट उसके अलावा मोस्ट कॉमनली अगर आप देखोगे एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटोज की भी फीमेल से ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है। दूसरी चीज जो वायरस है अब वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यानी कि आरएनए वायरस है, ठीक है। जनरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो हम डीएनए वायरस की बात ज्यादा देखते हैं या करते हैं। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। आरएनए वायरसेस के जो कि अब पहली बात तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, डीएनए वायरस जो है वो अब क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड होता है नॉर्मल डीएनए की तरह, कि वो आपके न्यूक्लियस, जैसे कि कोई सेल होता है उसके अंदर अगर वायरस जा रहा है उसके न्यूक्लियस के अंदर जाकर अब मल्टीप्लाई करता है, वो डीएनए वायरस होगा, ठीक है। तो वो अपना डीएनए की छाप आपके जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर छोड़ देता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिसिटी जो है होनी शुरू हो जाती है उस वायरस की। अब आरएनए वायरस के कॉन्टेक्स्ट में सिंस ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म से, दैट इज आपका ये न्यूक्लियस है, उसके बाद जो बाहर आप देखते हो लिक्विडी पोर्शन है जहां पे आपके सेल ऑर्गेनालीज भी एग्जिस्ट करती हैं बाकी, ठीक है, उसके अंदर से ही वहां साइटोप्लाज्म में ही जाकर अपना जो आरएनए है, जो इंफॉर्मेशन यहां पर अगेन स्टोर तो करता ही है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से ये साइटोप्लाज्म में ही मल्टीप्लाई होकर बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से आप कहोगे कि सिंस इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो ज्यादा बेटर होती है, मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है। अब कोविड के केस में भी हमने जो ये वैक्सीन वगैरह को भी डिस्कस किया था, अगर साइटोप्लाज्म के केस में ऐसी सिचुएशन आती है या आरएनए वायरस कोई होता है, इन दैट केस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस काफी ज्यादा आसान हो जाता है, तेज हो जाता है, म्यूटेशन ज्यादा होंगी, ठीक है। वेरस डीएनए का जो प्रोसेस है उसके अंदर डीएनए वायरसेस जो है वो रिलेटिवली कम रेट के ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर पाते हैं, तो म्यूटेशन के चांसेस जनरली थोड़े से कम होते हैं। बट आरएनए वायरसेस जो हैं वो इजीली जल्दी से रेप्लिकेट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना आरएनए यानी कि जो जितना भी थोड़ा बहुत मटेरियल होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो साइटोप्लाज्म से अब इंफॉर्मेशन कैरी आउट करके वहां पर ही जो आगे बढ़ जाते हैं, तो मल्टीप्लाई जल्दी क्विकली करते हैं। तो चिकनगुनिया के कॉन्टेक्स्ट में ये आरएनए वायरस की तरह ही एग्जिस्ट करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो WHO की साइड से ही क्वेश्चन जो है बनाया गया था, रिलेटिवली आंसर भी लिया गया है। तो अब क्या है, चिकनगुनिया मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है जो कि फीवर और सिवियर जॉइंट पेन देता है, ठीक है। मेजर इसका आप कह सकते हो कि यही सिम्टम है। तो इसी की कॉन्टेक्स्ट में राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है जो कि अल्फा वायरस जीनस और फैमिली विरिडे के को बिलोंग करता है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होती है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होती है। फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट जो है वो ये बोल रही थी कि चिकनगुनिया, जिसको हम चिकवी भी बोलते हैं, इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटोज, मोस्ट कॉमनली एडीज एजिप्टाई एंड एजीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटोस। तो ये दोनों स्पीशीज जो हैं अदर वायरसेस को भी अब ट्रांसमिट करती हैं, जैसे कि कौन सा जीका वायरस हो गया आपका, ठीक है। बट प्राइमरीली अगर आप देखो चिकनगुनिया के कॉन्टेक्स्ट में भी यही चीज ट्रू बैठती है। देन वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक्लियर प्लांट मे रिज्यूम ऑपरेशन। तो अब क्या हुआ, 2011 के अंदर हमें पता है कि जापान के अंदर मेजर सुनामी आई। अब जापान क्या है, एक आइलैंड नेशन है ना। तो अब क्या हुआ कि उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, विच इज द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड, इसका क्या नाम है, काशी वाजाकी कारीवा प्लांट, ठीक है।
तो उसको भी इनको बंद करना पड़ा, क्योंकि अब सुनामी आती है तो ट्रेमर्स होते हैं, अर्थक्वेक होता है। इवन कि जितने भी अब नंबर ऑफ रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर से भी कुछ रिएक्टर्स के अंदर यहाँ पर लीकेज देखने को मिल रही थी, जिसको कंट्रोल्ड सिचुएशन की वजह से अब यहाँ पर बंद करना पड़ा था। ठीक है, तो इतने सालों के बाद अब आप देखोगे कि उस टाइम पे जो इसकी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंगली जो एरिया वाइज भी अगर आप देखो तो 4000 हेक्टेयर्स के एरिया के अंदर, दैट इज 1000 एकर्स के अंदर ये फैला हुआ प्लांट है। तो उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू डेटा एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज, तो ये जापान की 1/3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता था। ठीक है, एंड मेजरली उसके बाद जो 2/3 इलेक्ट्रिसिटी थी वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। ठीक है, तो अब आप बोलोगे 2011 के बाद इसको वापस से रिज्यूम करने की बात 2025 के अंदर क्यों आई? तो उसके पीछे का रीजन यही है कि अब ये जो 1/3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अगर एकदम से प्रोड्यूस होनी बंद हो जाती है तो अब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, डिपेंडेंस बढ़ रही है क्योंकि अब उसी को ही हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है फॉसिल फ्यूल्स को लेकर, हम उसी की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे ताकि अभी जो 1/3 है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके इन डिफरेंट सिनेरियोज के, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें, क्योंकि डिमांड तो इतनी एग्जिस्ट करती है ना। तो इसी वजह से क्या हुआ कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जापान काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब सिंस हमने पेरिस एग्रीमेंट की बात भी की थी यहाँ पर, एंड क्लाइमेट चेंज की भी हम बात करते हैं, एंड गोल्स जो है अब हर 5 साल बाद हर एक कंट्री अपने सेट भी करती है ना। तो उसी के बेसिस पे अब क्या है, जापान ने बोला कि सिंस हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस की तरफ पहुंचना चाहते हैं एंड 2050 तक का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि हम चाहते हैं कि इसी प्लांट को वापस से रिवाइव किया जा सके। तो इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वो चाहते हैं, सिंस खुद जापान के आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमी की ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो वो थोड़ा बहुत अभी लोअर लेवल पे चल रही है। तो टू मिटिगेट द क्लाइमेट के जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसी वजह से इसे वापस से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो वो अब कैपेसिटी को और ज्यादा इसकी बढ़ाएगा जापान के, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर से जो डिपेंडेंसी है वो कम करेगा। तो इसी से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं। Consider the following nuclear power plants and arrange them from largest to smallest based on their net electrical output. तो ये चीज हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के उसमें पढ़ते थे, बट हमें टॉप 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मेजरली ये न्यूज जो है इसको इग्नोर भी कर सकता है कोई, मेजरली आपको यूपीएससी में भी पूछ भी ले, है ना। तो अब वो क्या है, हानबित साउथ कोरिया, ब्रूस कनाडा, काशीवाजाकी कारिवा जापान, यांगजिंग चाइना एंड हानुल साउथ कोरिया। अब सिंस आपको नंबर 3 के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया कि दिस इज द लार्जेस्ट पावर प्लांट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। तो अब उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, वैसे ये बाउंसर क्वेश्चन है बट इसको अगर हमने डिस्कस कर लिया तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू अटेम्प्ट इट इन अ इजियर वे। ठीक है, तो हानबित, ब्रूस, काशीवाजाकी कारिवा एंड देन यांगजिंग एंड हानुल। तो रटने वाला क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। काशीवाजाकी कारिवा की कैपेसिटी 7965 मेगावाट की थी। हानुल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है साउथ कोरिया में है 7338 मेगावाट, एंड देन ब्रूस न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन कनाडा के अंदर 6358 मेगावाट्स, देन यांगजिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट चाइना 6000 मेगावाट एंड हानबित न्यूक्लियर पावर प्लांट साउथ कोरिया 5924 मेगावाट। ठीक है, तो इसको एक बार अपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में, जहां पे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हो, इवन बीट और एनवायरमेंट का कोई भी सेक्शन होता है, ठीक है, या इवन की ज्योग्राफी के अंदर भी अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो या स्टेशन के बारे में पढ़ते हो, वहां पर ना मेजर वर्ल्ड के केस में भी इसको एक बार लिख के कहीं पर रख लेना। देन मोदी मीट्स ऑस्ट्रेलियन पीएम, डिस्कसेस कोऑपरेशन इन ट्रेड, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो अब एंथनी एल्बनीज जो है उनसे मिले, ठीक है, जोहानिसबर्ग के अंदर। क्यों? क्योंकि G20 का जो साउथ अफ्रीका के अंदर समिट होना है वहां पर मोदी जी अभी जा ही रहे हैं, पहले मना हो गया था बट अब जा ही रहे हैं। यूएसए की एब्सेंस ज्यादातर देखने को यहाँ पर मिल रही है, तो उसके अंदर उन्होंने यही बोला कि वी आर सेलिब्रेटिंग कि 5 साल के हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसने हमें बहुत ज्यादा फल दिया है। फल कैसे? कि डीपनिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आवर टाइज हुई हैं। ठीक है, किस सेक्टर के अंदर? ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी टू एजुकेशन एंड क्लीन एनर्जी। वी आर फर्दर यू कैन से कि दे आर फर्दर डिसाइडिंग कि इसको और ज्यादा डीपन कैसे किया जा सके एंड वेरियस सेक्टर्स के अक्रॉस इसको और ज्यादा कैसे फैलाया जा सके। तो सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी में जो समिट के अंदर ऑल 3 मेन जो सेशंस होंगे G20 के अंदर, मोदी जी इज एक्सपेक्टेड टू स्पीक। तो उनका मेजर जो थीम रहेगा, तीनों दिन की जो स्पीच है उसका यही रहेगा, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ठीक है, तो जोहानिसबर्ग का जो समिट है वो अब 6
इब्सा समिट इसके बाद होने वाला है, ठीक है। जोहानिसबर्ग में तो वो गए ही हैं अब साउथ अफ्रीका के अंदर, अब कहाँ पे, अब जो समिट है G20 का उसको अटेंड करना है। बट जैसे ही समिट खत्म होगा उसके बाद इब्सा का जो 6th आप कह सकते हो समिट वो भी होगा। एंड इब्सा के मेंबर्स कौन से हैं, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पर अटेंड करेंगे मोदी जी। तो अब इब्सा से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इब्सा। साउथ अफ्रीका इज द करंट IBSA chair. Second, the 5th IBSA was held in Pretoria in 2011. Which of the statements above is or are correct? The correct answer is option number B. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब IBSA की बात करते हैं। तो जनरली अब क्या होता है कि हर एक चीज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, कुछ रीजनल कोऑपरेशन की भी बात होती है, कुछ आपको हो तो डिप्लोमेटिक टाइज पे भी बात होती है ना। तो IBSA जो है एक तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस का ही एक आउटकम था। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे कि इन द ईयर ऑफ 2003 ब्रासीलिया डिक्लेरेशन जो है उसको साइन किया जाता है, एक डायलॉग हुआ, ठीक है, इन तीनों कंट्रीज के बीच में। उसके बाद ब्रासीलिया डिक्लेरेशन आती है, तो उसकी वजह से आप देखोगे कि 6 जून 2003 को इसको बना दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद मेजर आइडिया क्या है कि रीजनल कोऑपरेशन कैसे बढ़ा सकते हो, आपस में तुम काम कैसे बेटर तरीके से कर सकते हो। तो सिंस अब हमें पता ही है कि कौन से इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका इसका पार्ट है, तो तीनों ही क्या है, डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है। डेवलपिंग नेशंस विद ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स। सो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स क्या है, एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना इन तीनों डेलीगेशंस का, इसीलिए ये ब्रासीलिया डिक्लेरेशन जो है इसे साइन भी किया। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको एक और चीज बोलूं, इन एडिशन टू दैट, अगर हम COP30 के इस बार समिट की भी बात करते हैं तो आप ब्राजील को देख लो या इवन कि साउथ अफ्रीका को देख लो और इंडिया को देख लो, तीनों ने कॉमन कंसेंसस पे आके एक सिमिलर सी ही यहाँ पर बात बोली है, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ IBSA, क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पर भी नजर आते हैं, ठीक है। डेवलपिंग नेशंस होने के करके जो प्रॉब्लम्स हैं अब क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो तीनों के ही प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। इवन फॉरेस्ट एरिया को देखकर अगर आप देखो, ब्राजील के केस में भी अगर हम देखें, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, सिमिलर काइंड ऑफ चीज जो है इंडिया भी यहाँ पर फेस कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन काफी ज्यादा हाई रेट पे हो रही है, बट अब उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट जो चेंज है उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर चीजों की रिक्वायरमेंट भी है। तो एक IBSA की जो डेलीगेशन है वो एक कॉमन कंसेंसस पे आती है कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, हमारे कल्चरल जो है इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम भी करना चाहिए, क्योंकि इंडिजिनस लोग जो है ब्राजील के अंदर भी काफी ज्यादा है, साउथ अफ्रीका के केस में भी अगर आप देखो हैं, इंडिया भी जो है वो तो ऑलरेडी यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोलते ही हैं, है ना। तो वही कॉमन कंसेंसस की वजह से ये चीजें चलती आई हैं। तो उसका 6th समिट जो है वो इस बार होने वाला है। तो 5th IBSA समिट जो है वो प्रिटोरिया में 2011 के अंदर 18 अक्टूबर को हुआ था। देन गवर्नमेंट प्लान्स टू यूनिफाई सिक्योरिटी रेगुलेशंस फॉर 250 सी पोर्ट्स। तो अब ये मैंने बोला था ना आपको कि जो अब यूनिफिकेशन हो रही है 250 सी पोर्ट्स की, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है कि इनको यूनिफाई करना है बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रेगुलेशंस। यूनिफिकेशन के लिए वैसे हमारे पास एक कॉमन पोर्टल है जो सरकार यहाँ पर लॉन्च कर रही है कि जिस वजह से सारे सी पोर्ट जो है, बीट कोई भी लैंड पोर्ट है, उसके साथ इंटीग्रेशन की जा सके, है ना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। बट यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स के बेसिस पे उन्होंने बोला है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स के बेसिस पे उन्होंने बोला कि आज तक हमारी जो सिक्योरिटी है वो बॉर्डर के ऊपर बहुत अच्छे से हम देखते हैं कि जो हमारा अब मैन पावर है वो एग्जिस्ट करता है। इंडिया की जो सिक्योरिटी है इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली कहीं ना कहीं लैग करती है, कहाँ पे, पोर्ट्स वाले रीजन के अंदर। क्यों? क्योंकि पोर्ट्स जो हैं अब एक तो वे ऑफ ट्रैवलिंग तो है ही है, एंड हमने ये चीज़ को भी डिस्कस किया था कि 80% ऑफ द एक्सपोर्ट जो हमारा होता है वो वाया पोर्ट्स ही होता है। तभी पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए सरकार और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। अब जो हर एक पोर्ट है वो अब सरकारी पोर्ट तो नहीं होता, कुछ प्राइवेट पोर्ट्स भी होते हैं। प्राइवेट पोर्ट्स एज इन कि सरकार जरूर है बट उसको मेंटेन कोई प्राइवेट कंपनी करती है ना। सरकारी जमीन है बट उसको मेंटेन प्राइवेट कंपनी करती है, तो इसको इस तरीके से ले सकते हो। या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे भी पोर्ट्स चलते हैं। तो वहां पर जो सिक्योरिटी होती है ना, या तो वो कोई पर्सनली, अब जो अगर प्राइवेट पोर्ट है, प्राइवेट कंपनी है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो या तो प्राइवेट कंपनी के अंडर होती है, प्लस जो स्टेट जिसके अंडर वो पोर्ट आता है उसकी पुलिस के अंडर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हर एक स्टेट की पुलिस का जो काम करने का तरीका है वो अलग है, हर एक इंडिविजुअल जो कंपनी है उसके काम करने का तरीका अलग है। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म तो हमारे पास कहीं पर एग्जिस्ट नहीं हुआ जिसके अकॉर्डिंगली आप अगर कोडिफिकेशन भी करना चाहो, कोडिफिकेशन कैसे कि आप एक कॉमन लॉ लेकर आना चाहो या रूल लेकर आना चाहो विद रिस्पेक्ट टू पोर्ट्स, जो कि एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। वो रूल अगर एग्जिस्ट भी करता है, लॉ एग्जिस्ट भी करता है, बट उसकी एप्लीकेशन, उसकी इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस वेरियस स्टेट्स इक्वली पॉसिबल नहीं हो पाएगी,
ठीक है, इस वजह से हमें सिक्योरिटी थ्रेट भी एग्जिस्ट करता है। तो अब सरकार ने यही चीज बोली है, एक कैबिनेट नहीं कि इंटरनल मीटिंग जो है वो से कंडक्ट किया गया था, उसके बेसिस पे यही चीज की गई कि एक कॉमन जो है सिक्योरिटी रेगुलेशंस के बेसिस पे जो CISF होती है उसको डिप्लॉय किया जाएगा इन 250 सी पोर्ट्स के ऊपर, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे डेवलप हुआ है या वो प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे हुआ है या प्राइवेट सोलली अगर हुआ है या गवर्नमेंट का सोलली अगर कोई सी पोर्ट एग्जिस्ट करता है तो भी। ठीक है, तो इसके पीछे का एक रीजन क्या होगा कि एक कॉमन जो फ्रेमवर्क है उसी के बेसिस पे जो सामान आ रहा है उसकी चेकिंग होगी, जो सामान जा रहा है उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग होगी। प्लस अब सिंस जो CISF है वो मिलिट्री के इक्विवेलेंट यू कैन से कि ट्रेनिंग उनको मिली है, नॉट एग्जैक्टली बट इक्विवेलेंट, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी काम करते हैं CISF वाले, है ना। कोई भी ऐसे इमीडिएट थ्रेट आता है तो CISF जो है उस चीज के लिए भी सक्षम है, सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए तो ऑब्वियसली वो सक्षम है ही है। तो उन्होंने यही बोला कि CISF को वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है, कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो सक्षम होंगे उस चीज में। वेराज जो अब पुलिस है हर एक स्टेट की, उनकी तो ट्रेनिंग भी डिफरेंट होती है। तो अब उसी के बेसिस पे अगर आप देखो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, प्राइवेट सिक्योरिटी के थ्रू अगर वो अब किसी पोर्ट को मेंटेन भी कर रहे हैं तो उनकी वहां पर फिटनेस लेवल, उनकी रेजिलियंस कितनी है, क्या वो अब ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाती है, जैसे अभी बॉम्ब थ्रेट्स भी है ना, इवन दिल्ली के अंदर भी ऐसी सिचुएशन हुई, तो इसी वजह से अब उसको पोर्ट्स तक पहुंचाने का रीजन क्या है, पोर्ट्स तक सिक्योरिटी बेटर कैसे की जा सकती है, वो एक कॉमन जो है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कॉमन बॉडी के थ्रू ही पॉसिबल है, दैट इज थ्रू CISF कंट्रोल। अभी मतलब करंटली अगर हम बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट्स पे, ऑल एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया, वहां पर तो ऑब्वियसली काम करती है। अब उनका जो दायरा है वो बढ़ाकर सी पोर्ट्स पे भी कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सरकार ने यही चीज बोली कि अराउंड 800 to 1000 पर्सोनल्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिप्लॉयड टू सिक्योर ईच सी पोर्ट। तो इसी वजह से आगे आने वाले टाइम में हो सकता है CISF के अंदर और ज्यादा हायरिंग्स बढ़े। तो ये हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल पे काम करेंगे सी पोर्ट्स, जहां पे जो पर्सनल सिक्योरिटी है या इवन की पुलिस जो है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस जो है वो तो काम करेगी ही करेगी, बट एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे CISF जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द सिक्योरिटी इन द अपकमिंग डेज फॉर द सी पोर्ट्स। ठीक है, तो ये सिंपल से आपकी न्यूज थी। तो कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ CISF। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड पैरामिलिट्री फोर्स। सेकंड, इट कैन बी डिप्लॉयड इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक एरियाज ओनली। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड पैरामिलिट्री फोर्स तो ये है ही, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली मिलिट्री बट पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी कि इनको अब ट्रेन किया जाता है फॉर स्पेशल इवेंट्स ऑल्सो, है ना, जैसे मैंने आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बोला। तो अब इनके एडिशनल काम यहाँ पर होते हैं बहुत ज्यादा। तो अब इसी के बेसिस पे जो गवर्नमेंट है या इवन की पब्लिक एरियाज के अंदर ही सिर्फ इनकी डिप्लॉयमेंट नहीं होती है, कि इवन कि अगर आप उनकी वेबसाइट से पूरा का पूरी चीज उठाकर भी देखो ना, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बोला गया कि VIP सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस लाइक दिल्ली मेट्रो इन एडिशन टू आवर ट्रेडिशनल रोल फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो वी आर currently providing security to 277 units including 56 domestic and international airports, जो भी है ये सारी चीजें तो है ही हैं, ठीक है। बट इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन भी रखा है कि अब जो चेंजेस लेकर आए गए थे इन द पर्टिकुलर एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली CISF एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंजेस परमिट किए थे, उसके अकॉर्डिंगली CISF जो है वो ऑफर कर सकता है कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड फायर प्रोटेक्शन टू पब्लिक एज वेल एज टू प्राइवेट सेक्टर्स। मतलब इनकी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए, इवन गवर्नमेंट के लिए ही नहीं है, कोई प्राइवेटली भी अगर चाहता है इनसे काम करवाना या इनको डिप्लॉय करना या इनसे कंसल्टेंसी लेना तो वो भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अकॉर्डिंगली कंसल्टेंसी विंग जो है उसको यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली अब जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसका आप कह सकते हो इनसे अब ट्रेनिंग या रिक्वायर्ड सर्विसेज या कंसल्टेंसी ले सकती हैं, ठीक है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एरियाज के लिए ही नहीं बल्कि कंसल्टेंसी सर्विसेज को भी CISF जो है वो देता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट नहीं, पब्लिक नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी इनका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। तो रुपी गोज इनटू फ्री फॉल स्लिप्स अंडर रुपीज अंडर 89 ओवर ट्रेड कंसर्न्स। तो अब ये 89 जो है उससे भी नीचे यहाँ पर हमारा जो रुपी है उसकी वैल्यू गिर गई है व्हेन वी कंपेयर इट टू अ डॉलर। $1 की जो वैल्यू है अभी वो गिर कर कल के दिन ही आप देखोगे कि 88.6850 ही रह गई है। इसके पीछे का रीजन क्या है? अभी टैरिफ्स तो है ही हैं, बट उसके अलावा अगर हम ओवरऑल चीज़ों को डिस्कस करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिकली, हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स हम उतने कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो मेजर मार्केट थी दैट वाज USA, एंड USA ने क्या किया, हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा दिए।
ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं उसके लिए भी हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम, क्योंकि पैसा कैसे दे रहे हो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जो इंपोर्ट कराता है पैसे तो इंपोर्ट ड्यूटी वही भरेगा ना, चाहे टैरिफ लगे हैं, वो तो ठीक है, बट इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो भी तो बढ़ जाएगी यूएसए के अंदर, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, उसको भेजने का पैसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब एक्सपोर्टर जो है या जो इंपोर्ट कर रहा है उसके लिए तो वो महंगा होगा ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ रहा है तो उसी प्राइस की, उसी जो ऑब्जेक्ट है, जो गुड्स हैं, उसी की, उसका प्राइस भी तो बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से अब जो कॉस्ट है उसको अब रिट्रीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, यानी कि हम पैसा जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं एज कंपेयर टू व्हाट वी आर गेनिंग, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे क्या है कि हमारा जो ट्रेड है उसका आप कहोगे जो ट्रेड सरप्लस होना चाहिए था एटलीस्ट, या इक्विवेलेंट होना था, या जो डेफिशिएंट होना था, डेफिशिएंट जो है हमने ये भी डिस्कस किया था कि अप्रोक्सीमेटली $21 बिलियन के आसपास हमारा जो ट्रेड यहाँ पर इस टाइम पे डेफिसिट नजर आता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अब ट्रेड डेफिसिट अगर बढ़ता जा रहा है उससे क्या होगा कि अब जो सप्लाई शॉर्टेज है वो आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इतने ज़्यादा लोगों को, जो ट्रेडर्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं सामान, उनको लॉसेज इनकर कर रहे हैं, तो उनकी तो दुकानें बंद होंगी ना एकदम से। तो क्या होगा कि इंडिया की जो मार्केट है ऑल टुगेदर वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी कि उसके अंदर बाहर की कंट्रीज आके इन्वेस्ट भी करें। तो इससे क्या होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी, या इवन कि आप कहोगे कि अगर प्रोडक्शन ही नहीं है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी वजह से ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए भी अगर आप देखोगे तो एक तरह से नेगेटिव क्यूज फ्रॉम द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट ओइंग टू ट्रेड रिलेटेड कंसर्न्स। ट्रेड रिलेटेड कंसर्न्स मतलब 50% टैरिफ जो लगाए गए हैं वो ट्रेड रिलेटेड कंसर्न्स ही हैं। तो ग्लोबल मार्केट में अब इंडिया की जो पोजीशन है इकोनॉमिकली वो दिखती है कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसके अलावा जो हमारा खुद का सेक्टर है, जो कि हमारा अब इंडस्ट्री है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, दे आर ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो एक्सपेक्टेड जो आउटकम है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, शेयर मार्केट जो है वो गिरती जा रही है। दूसरी चीज ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो कि इंडियंस खरीदते भी हैं, डॉलर्स को उधार लेकर सस्ते में क्रिप्टो करेंसी इंडिया में खरीद तो ली, बट अब क्रिप्टो करेंसी का अगर प्राइस और ज्यादा गिरता रहेगा, डॉलर्स अगर डॉलर्स की वजह से ज्यादा पैसे भी आ रहे हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट, तो फर्दर क्रिप्टो करेंसी गिरती है तो उनको भी तो लॉसेज इनकर करने पड़ रहे हैं। तो यानी कि अब उनको ज्यादा रुपीज देने पड़ रहे हैं टू कन्वर्ट, यू कैन से कि एक सिंगल डॉलर के अंदर, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो अब क्या हो रहा है, फाइनली इंडिया की जो करेंसी है वो और ज़्यादा गिरती जा रही है। एंड एज अ रिजल्ट अब क्या है, उसके पीछे का मेजर रीज़न यही है कि जो इवन के इन्वेस्टर्स है दे आर नॉट इवन कॉन्फिडेंट इन द इंडियन मार्केट, है ना। तो अब 88.6850 से डायरेक्टली अगर आप देखोगे एक दिन के अंदर ही 89.6650 जो रुपये की वैल्यू हो गई, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑल टुगेदर अब हमें क्या करना है, $1 के लिए ज़्यादा रुपीज़ को देना पड़ रहा है, जिस वजह से डॉलर जो है इंडियन मार्केट के लिए अब महंगा होता जा रहा है, एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो अब इसके पीछे का एक और रीज़न यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि सब इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे, सबकी नज़र थी कि जो इन्वेस्टर्स हैं इवन की, कि अब यूएसए और इंडिया का जो ट्रेड का अभी टॉक्स की बात चल रही थी कि उसकी कुछ क्लियर कट रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा, जो कि अभी नहीं हुआ है ना। उस वजह से अब मार्केट जो है वो रैपिडली या तो ग्रो करती है, रैपिडली डिक्लाइन करती है ना। सिंस अभी उसके ऊपर कुछ क्लियर आउटकम भी नजर नहीं आ रहा, तो मार्केट का जो मोराल है वो भी डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से जो मार्केट में जो रुपये की वैल्यू है एज कम्पेयर टू अ डॉलर वो लगातार गिरती जा रही है। तो 88.680 से एक दिन के अंदर ही गिरकर 89.6650 वो हो चुका, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये उल्टा अमाउंट आप क्यों बोल रहे हो, यानी कि अब उल्टा अमाउंट इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले $1 को खरीदने के लिए जहां आपको 88 पॉइंट सम वैल्यू देनी पड़ती थी, अब उसी $1 को परचेज करने के लिए आपको 89 पॉइंट समथिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मतलब इंडिया के लिए तो 89 या 88 किस में आपको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, 89 में महंगा पड़ रहा है ना। तो ये उल्टा यहाँ पर रिवर्स चीज़ चलती है, ठीक है। देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक फैक्टर फॉर करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। हायर इन्फ्लेशन रेट, लोअर रियल इंटरेस्ट रेट, परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट्स, हायर रियल इंटरेस्ट रेट्स। मैंने ऑलमोस्ट 2-3 पॉइंटर्स, आपको 2 पॉइंटर्स तो बता ही दिया यहाँ पर मैंने जब एक्सप्लेनेशन दी थी। तो कहने का मतलब यही है कि इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ती है किसी भी मार्केट में, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है वहाँ पर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा मार्केट के अंदर। आपको जो आपका इन्फ्लेशन है, यानी कि इन्फ्लेशन कैसे कि महंगाई है, तो आपको रॉ मटेरियल जो है उसको बनाने का कॉस्ट भी तो ज़्यादा लगेगा ना। तो अब रॉ मटेरियल ज़्यादा मतलब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, फिनिश प्रोडक्ट होगा या सर्विसेज भी होंगी वो भी महंगी हो जाएंगी,
ठीक है। परचेजिंग पावर जो है वो लोगों की बढ़ती जाएगी, क्योंकि सैलरी रेट जो है यहाँ पर आप देखोगे कि कम बढ़ रहा है, उस वजह से और ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी, उस वजह से डिमांड को फुलफिल करने के लिए इतनी सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अभी सेक्टर जो है वो भी लोअर इकोनॉमी की तरफ है, या इवन की जो सेक्टर है अभी लो जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट अगर, इन्फ्लेशन रेट भी ऑल टुगेदर सॉरी, अगर बढ़ता जा रहा है तो आप इकोनॉमिक फैक्टर फॉर करेंसी डेप्रिसिएशन तो उसको देख ही रहे हो ना। इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं टू परचेज अ पर्टिकुलर करेंसी जो कि आपसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देन लोअर रियल इंटरेस्ट रेट्स, लोअर रियल इंटरेस्ट रेट, तो रियल इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होता है मैं आपको ये बता देती हूँ सिंपल टर्म्स में। एक ऐसा नॉमिनल इंटरेस्ट जो कि अब एडजस्ट किया जाता है आफ्टर कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन। तो एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है, एक रियल इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब कि इन्फ्लेशन मार्केट में कितनी है उसके बेसिस के बाद जो एक्चुअली में इंटरेस्ट है वो आपको पता लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको हम रियल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। अगर रियल इंटरेस्ट रेट आपका कम होगा तो आपकी कंट्री के अंदर कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा? कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है ना, इन्फ्लेशन के साथ ही हम एडजस्ट करते हैं उसको, तो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के बाद आप ये देखोगे कि एक्चुअली में आपकी कमाई क्या हो रही है। क्यों? क्योंकि अब इन्फ्लेशन की वजह से आधे पैसे या तो आपके टैक्सेस के अंदर चले जाएंगे, या कॉस्ट जो है आपकी उसमें से वो निकल जाएगी जो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी हायर इन्फ्लेशन रेट की वजह से। पीछे जो आपके पास अमाउंट बचता है वो तो सेंस अब आपको क्या करना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो लोअर रियल इंटरेस्ट रेट अगर आपका होगा उसके अंदर आपकी एक्चुअल कमाई जो है वो कम दिखेगी, ठीक है। और आपको एक्चुअली में जो लोअर रियल इंटरेस्ट रेट के अंदर अगर आप देखोगे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ही होंगे, ठीक है, बट एक्चुअली में आपका सारा कॉस्ट निकालने के बाद आपके पास पैसा कम बचेगा। तो लोग आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना क्यों चाहेंगे जब एक्चुअली में उनको मोटा पैसा कमाना है, उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, एंड वो वही अपॉर्चुनिटी उसको कोई और कंट्री दे सकती है तो वहाँ पर शिफ्ट होंगे। तीसरी चीज़ है परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट्स। ट्रेड डेफिसिट्स के केस में मैंने आपको बता ही दिया है कि डेफिसिट्स अगर होते जा रहे हैं आपकी मतलब इकोनॉमी में कोई भी आपसे सामान खरीदना नहीं चाह रहा, आप सामान ले रहे हो। अगर आपसे कोई सामान खरीदना नहीं चाह रहा है तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही, है ना, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन अगर हम देखें ग्लोबल जो चीज़ें चल रही हैं टैरिफ के केसेस में भी, तो इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट जो यूएसए थी, ठीक है, या इंडिया मैक्सिमम सामान जो यूएसए को एक्सपोर्ट करता था, अब उसके ऊपर एक तरह से अगर थोड़ा सा हिंड्रेंस नजर आती है तो वो डेफिसिट के अंदर ही इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। डेफिसिट इंक्रीज होने की वजह से क्या है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डेट बढ़ता जा रहा है। डेट बढ़ता जा रहा है मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो लोअर साइड पे गिरती जा रही है ना। तो इसी वजह से परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट की वजह से हमारा एक इकोनॉमिक फैक्टर ऐसा है जिस वजह से करेंसी की डिप्रिसिएशन होगी ही होगी। वेयर एज ऑन द अदर हैंड हायर रियल इंटरेस्ट रेट, करेक्ट आंसर यही बनता है हमारा। हायर रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब कि अब आपको टैक्सेस देने के बाद, आपके कॉस्ट जो है फैक्टर कॉस्ट देने के बाद जो एक्चुअल में पीछे पैसा बचता है, ठीक है, वो तो ज़्यादा है, तो एक्चुअली में आपको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। तो इन दैट केस आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहोगे, ठीक है। तो इसी वजह से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बाकी यूक्रेन्स चॉइस इज बिटवीन लूजिंग इट्स डिग्निटी फॉर द यूएस। तो अब ये वही प्लान है जो मैंने बोला था कि ब्रोकर किया जा रहा है यूएसए के द्वारा, जहां पर मॉस्को ने, पहले न्यूज भी आई थी थोड़े दिन पहले कि मॉस्को इन क्लोज अलायंस विद यूएसए काम कर रहा है कि कैसे ये जो लड़ाई है रशिया की और यूक्रेन की रोकी जा सकती है। तो अब रशिया ने तो अपनी तरफ से चीजें जो है वो बता दी उनको क्या क्या चाहिए, एंड उनके बीच में यूएसए सिंस ब्रोकर कर रहा था, जो जो पॉइंटर्स उनको वाजिब लगे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है कि वो ये बात आगे जाकर यूक्रेन को कहने के लिए तैयार है। अब यूक्रेन को ये ड्राफ्ट बिल जो है कल भेजा गया था यूएसए के द्वारा, वैसे एक्चुअली परसों भेजा गया था तो कल न्यूज़पेपर में आया है ना। तो अब उसके ऊपर यूक्रेन का जो रिस्पॉन्स आया है वो थोड़ा सा, पहले हमें कल लग रहा था थोड़ा पॉजिटिव होगा, बट अभी के केस में जो रिस्पॉन्स आया है दैट इज कि वो थोड़ा सा यहाँ पर निराश तो है ही है। तो अब एक्चुअली में पॉइंटर क्या क्या है, मेजर पॉइंट्स क्या क्या है कि किस बेसिस पे यूएसए जो है वो एक तरह से थोड़ा सा बायस टूवर्ड्स मॉस्को नजर आता है। पहली चीज तो ये है कि जो मिलिट्री पर्सोनल्स हैं यूक्रेन के वो करंटली अराउंड 9 लाख हैं, ठीक है। तो इसी डील के अकॉर्डिंगली एक कैप लगा दिया जाएगा कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ मिलिट्री पर्सोनल्स जो है वो 6 लाख से ज्यादा यूक्रेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जो डोनेस्क रीजन है, डोनेस्क की रीजन जो है, स्पेलिंग में भी गलत हो सकते हैं, डोनेस्क वाली जो रीजन है उसके अंदर भी स्पेसिफिकली देयर इज अ सर्टेन एरिया जो कि अब रशिया को दिया जाएगा या दे दिया जाएगा बाय यूक्रेन। तो दैट मीन्स कि सीडिंग ऑफ अ टेरिटरी, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारे पास डॉनबास रीजन। डॉनबास रीजन जो है उसका भी सर्टेन एरिया जो है वो सीड कर दिया जाएगा टू मॉस्को।
एंड अप्रोक्सीमेटली जितना भी एरिया डॉनबास का अभी यूक्रेन के कंट्रोल के अंदर है, जहां पे उनकी आर्मी एग्जिस्ट करती है, उस एरिया से लेकर जहां पे एक्चुअली वो वापस से रिसीड करते हैं, वो डॉनबास वाला रीजन जो है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, इस पर्टिकुलर एरिया को एक बफर जोन बनाया जाएगा। चौथी चीज कि जो ज़ैपोरिज़ा पावर प्लांट है, वही ज़ैपोरिज़ा पावर प्लांट में अब 50-50 शेयरिंग बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रॉफिट यूक्रेन और रशिया के बीच में शेयर किया जाएगा। पांचवी चीज, नेटो का मेंबर कभी भी यूक्रेन नहीं बन सकता। यूरोपियन यूनियन की जो मेंबरशिप है वो ले सकते हैं, बट वो नेटो का मेंबर यूक्रेन कभी नहीं बन सकता, उनको ये मानना पड़ेगा। पांचवी चीज, देन छठी चीज सॉरी, कि सिंस वो अब नेटो का मेंबर नहीं बन सकते एंड सिंस यूक्रेन की सॉवरेनिटी कैन बी एट स्टेक, कि सिंस एक बार अगर रशिया ने अटैक किया है तो वो दोबारा भी कर सकते हैं, तो इन दैट सिचुएशन इस चीज को रोकने के लिए पोलैंड, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट वेस्टर्न बॉर्डर पे है ऑफ यूक्रेन, उस रीजन के अंदर या पोलैंड वाले रीजन के अंदर या उसके आसपास जो मिलिट्री है उसकी मूवमेंट बढ़ा दी जाएगी, कि इन केस अगर इन फ्यूचर ऑल्सो रशिया अटैक करने की कोशिश करता है यूक्रेन के ऊपर, तो उसको सपोर्ट जो है वो पोलैंड के थ्रू भेजा जाएगा। तो ये मेजर जो चीजें थी वो अब ब्रोकर किए हैं यूएसए ने फॉर यूक्रेन। तो यहां पर यूक्रेन को बायसनेस नजर आती है, जो कि कल तक अभी न्यूज़पेपर में नहीं थी, सिंस द रिस्पॉन्स वाज अवेटेड। तो वो रिस्पॉन्स आने के बाद अभी ये चीज उन्होंने बोली है, जेलेंस्की की तरफ से यही स्टेटमेंट आई है कि अब अगर हम इस सिचुएशन को मान लेते हैं तो हमारे लिए झुकना होगा या हमारी डिग्निटी को लूज करना होगा। सेकेंड चीज है सिनेरियो उनके सामने कि अगर वो नहीं झुकते हैं, वो अड़ जाते हैं इस सिचुएशन में, तो दे लूज एन एसेंशियल अलाई दैट इज यूएसए। एंड आपको ये चीज भी दिमाग में होगी कि ट्रंप के दिमाग पे इतना फितूर है फॉर इंटरनेशनल पीस, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज चाहिए और उनको अभी इस वक्त ब्रोकर करने के लिए मल्टीपल चीजें जो है वो ट्रीटीज चाहिए। एंड मेजर उनका जो एस्पेक्ट है इस टाइम पे वो किसके ऊपर था, वो रशिया और यूक्रेन की वॉर को रोकना था। तो अब अगर किसी भी तरीके से वो यूएसए को नाराज करते हैं तो उनको उनका राथ भी यानी कि उनका गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। तो ये मेजर चीजें जो हैं अब उनके बेसिस पे उन्होंने बोला, कल तक तो न्यूज़पेपर में यही था कि वो अपनी डिग्निटी को लूज करने को यहाँ पर तैयार हैं, बट अब अगर एक्चुअली में क्या होता है क्या नहीं होगा वो तो फाइनल अब जो डिसीजन होगा जिस पर रिप्लाई जाएगा, क्योंकि डेडलाइन जो है 27 नवंबर की ट्रंप ने उनको दी है, जिसके बेसिस पे या जब तक उनको ये रिस्पॉन्स उनको एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या जिसके बेसिस पे जो ट्रीटी है वो ब्रोकर होगी। तो ये सिंपल सी आपकी न्यूज़ थी। देन ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री स्लैम्स IAEA डिमांड। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था कि ईरान में जो भी स्पेसिफिक अब न्यूक्लियर चीज़ें पड़ी है, जिसमें अब मेजरली जो यूरेनियम है जो कि एनरिच फॉर्म में है 90% से ज़्यादा है, एंड न्यूक्लियर वॉरेट्स उसमें बनाए जा सकते हैं, एंड वो गायब हो चुका है, उसके ऊपर उनको रिस्पॉन्स चाहिए, पूरा ब्यौरा चाहिए था। बट वो चीज़ पे अब ईरान ने बोला कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो पॉलिटिकलाइज हो चुकी है, उस पर यूएसए का प्रेशर यहाँ पे बन चुका है, एंड दे आर इन नो पोजिशन भी क्या कि IAEA इज इन नो पोजिशन टू आस्क ईरान क्वेश्चंस अबाउट इट, कि अगर ऐसी ही इंफॉर्मेशन उनको चाहिए तो इंफॉर्मेशन वो गलत तरीके से या दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, कि दे आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट एट ऑल। उन्होंने भी ये रेजोल्यूशन जो अपनी मिनिस्ट्री के अंदर यहाँ पर पास कर लिया है। तो अब एक ये टसल देखी जा सकती है आमने सामने से। देन बैंक ट्रेजरीज अडॉप्ट कॉशियस स्टांस ऑन बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, एक तरह से बॉन्ड्स ही होते हैं जो कि लॉन्गर टर्म के लिए होते हैं, मिनिमम आप कह सकते हो कि 10 साल के लिए ही होते हैं। तब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या नजर आई है, आपको रुपये की डिप्रिसिएशन नजर आ रही है, टैरिफ्स के ऊपर आपको नहीं पता कि कब तक चलेंगे कब तक नहीं चलेंगे। गवर्नमेंट जो है इवन मार्केट की या इकोनॉमी की सिचुएशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो वो अच्छी नजर यहाँ पर नहीं आती है हमें। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे कि रुपये जो है वो टाइम एंड अगेन डिप्रिशिएट करता जा रहा है, तो अब क्या सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है कि बैंक ट्रेजरीज, अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या सिक्योरिटीज हैं वो आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सेल करता है। तो आरबीआई डायरेक्टली मार्केट में तो यहाँ पर सेल नहीं कर सकता, तो वो बैंक्स या इवन इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचता है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड से क्या होता है कि सरकार को एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिल जाता है, ठीक है, एट अ फिक्स्ड कूपन रेट जो हर साल उनको
देना पड़ता है टू द पर्सन जिसने वो जो 10 साल के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, है ना। तो लॉन्गर पीरियड के लिए सरकार के पास एक उधारी आ जाती है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर की या वेरियस अदर पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स की, ठीक है, कि जिनको वो हर साल कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो भेजते रहते हैं कि 10 साल के लिए आपने हमारे साथ इन्वेस्ट किया था। तो अब आपको ये पता लग रहा है कि सिंस इन्फ्लेशन जो है आने के चांसेस है, बढ़ने के चांसेस हमें नजर आते हैं, या इन्फ्लेशन होगी आने वाले टाइम में, चीजें नजर आती हैं हमें, है ना। क्योंकि इवन कि हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो CPI का डेटा है उसके अंदर जो कंज्यूमर पैटर्न्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। मैं इंटरलिंकेजेस ड्रॉ कर रही हूँ तो आप ये पॉइंटर्स को नोट डाउन कर सकते हो कि CPI के अकॉर्डिंगली हमें जो डेटा मिलता है उसके अकॉर्डिंगली जो कंज्यूमर्स है वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। म्यूचुअल फंड्स में जो है वो लोग अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि मार्केट वोलेटाइल बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि लोग अब सेविंग्स के ऊपर या बेटर जो उनको ऑप्शन नजर आती है कि जो कि सेफर ऑप्शन है उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके अंदर रेवेन्यू इतना नहीं होता बट उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ज्यादातर सिक्योर्ड रहती है। तो आप मुझे ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पर अगर सरकार एक लोन लेना चाहती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल के 10 साल किसी ने भी नहीं देखे, एंड मार्केट की सिचुएशन अगर ऐसी है तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो अब क्या होता है कि 31 अक्टूबर 2025 को एक ऑक्शन थी जिसमें 11,000 करोड़ रुपए सरकार को चाहिए थे, या उनको अब क्या करने थे, उनको एक तरह से डेट चाहिए था सरकार को, है ना, फॉर 10 ईयर टाइम पीरियड, 10 ईयर। तो उसी के बेसिस पे क्या हुआ, उसको रोक भी दिया गया RBI के द्वारा, वो ऑक्शन को कैंसिल भी कर दिया गया। तो अभी इस मार्केट सिचुएशन को सारी देखते हुए अब सिंस इन्फ्लेशन वाला पॉइंट मैंने जैसे बोला, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा कि जो मार्केट प्राइस है उसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की या बॉन्ड की वो बढ़ी हुई आपको नजर आएगी। प्लस मैंने आपको यही बोला कि कूपन रेट जो है वो आपको ऑलमोस्ट 10-15% का फिक्स मिलता है। अब हमने ये चीज को भी डिस्कस किया था कि अगर कूपन रेट फिक्स्ड है, मार्केट प्राइस बढ़ रही है, तो हमारी जो यील्ड होगी बॉन्ड की वो कम होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि मार्केट प्राइस, सपोज कीजिए कि आपने आज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो परचेज की वो 10 रुपए के हिसाब से, कि आपको पता है कि मार्केट रेट उनका कम ही है इस टाइम पे, कि एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स कि आपको जो पैसा बाय मींस ऑफ फिक्स कूपन रेट या मैच्योरिटी रेट पे जो आपको अमाउंट मिलेगा वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कि फिक्स रेट जो है, अब सपोज कीजिए कि जो अब फिक्स रेट आपको 10 रुपए में कोई चीज सस्ती मिल जाती है, जैसे आप कोई शेयर परचेज करते हो 10 रुपए में आपको मिल जाता है ना। अब आगे जाके आपको पता है कि वो जो कंपनी है वो बहुत अच्छा बेटर परफॉर्म करने वाली है। ठीक है, तो इसको अब मिक्सअप मत करना, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इक्विटी का बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो 10 रुपए का आपने वो चीज आज खरीद ली, आपको पता है कि आप अगर उसके मेंबर बन गए हो, इक्विटी आपने खरीद ली है, तो 10 के हिसाब से आपने जितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे होंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि जो कंपनी है इसकी सिचुएशन अच्छी नजर आ रही है, एंड एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स ऑल्सो अगर आप उसको बेचते हो तो आपका फायदा ही होने वाला है। ठीक है, वेयर एज कोई भी ऐसा व्यक्ति, अब सिंस मार्केट में अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है तो उसकी शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, अब सेम कोई और व्यक्ति है, एक ट्रेडर ए है, कोई और व्यक्ति है ट्रेडर बी, अब वो देख रहा है कि हाँ मार्केट के अंदर या उस कंपनी के अंदर एकदम से सडनली जो है वो बुलिश मूवमेंट आ गया, ऊपर जा रहे हैं वो शेयर। वही व्यक्ति सेम ए पर्सन को रेप्लिकेट करते हुए, सिंस अब उसको 10 रुपए पे तो वो शेयर नहीं मिलने वाला, उसको 15, 20, इवन 25 रुपए पे भी वो शेयर मिल सकता है। ठीक है, अब उसका जो रेवेन्यू आफ्टर 10 ईयर्स है एज कंपेयर टू द रेवेन्यू ऑफ ए वो कम ही होगा। एक तो उसने शेयर जो है वो महंगे खरीदे हैं क्योंकि जो मार्केट प्राइस है ऑफ द शेयर वो बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब जो मार्केट के अंदर वो पर्टिकुलर कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है। तो सिमिलर तरीके को ही अब आप यहां पे अप्लाई करो कि जो सस्ते में किसी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली है वो 10 साल के बाद उसको ज्यादा रेवेन्यू देगी एज कंपेयर टू कि अगर इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर ज्यादा है एंड उसकी मार्केट प्राइस जो है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन अगर एडजस्ट की जा रही है, जो 10 रुपए इनिशियली होनी चाहिए थी अब अगर वही 20 रुपए उसको मिल रही है, क्योंकि हम बल्क में यहां पर बात कर रहे हैं तो 10-20 रुपए में सिर्फ 10 रुपए का फर्क नजर आता है हमें। ठीक है, तो ये 20 रुपए हैं, उससे अब उसको यहां पर सिर्फ सपोज 10 साल के बाद उसको 100 रुपए मिलने थे, तो यहां पर उसको कितना 10 रुपए लगा के 90 रुपए का फायदा हो रहा था। ठीक है, अब उसको 20 रुपए लगाने हैं और उसको अगेन 100 रुपए ही यहां पर मिल रहे हैं क्योंकि हमारे पास फिक्स कूपन रेट है यहां पर। ठीक है, तो अब उसको तो 80 रुपए ही मिल रहे हैं, तो 10 रुपए का तो नुकसान उसको हो गया जस्ट बिकॉज के मार्केट के अंदर जो है इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है। तो इसी वजह से जो यील्ड है वो ऑपोजिट होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द मार्केट प्राइस ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, तो यही चीज यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। इसी वजह से जो बैंक्स हैं वो नहीं चाह रहे हैं इस टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इवन की इन्वेस्ट करना, क्योंकि कई बार जो बैंक्स होते हैं वो भी अब क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं, उनको स्पॉन्सर कर देते हैं।
ठीक है। देन अब नेक्स्ट हमारा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने क्वेश्चन किया है हमारी जो FCCI है, ठीक है, FSSAI है, जो कि हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स की यहाँ पर बात करती है, उनको क्वेश्चन किया है कि स्पेसिफिकली कि जो फेस्टिव सीजन है, एक तो अडल्ट्रेटेड फूड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, बट स्पेसिफिकली जो हमारा फेस्टिवल सीजन है उसके अंदर ये अडल्ट्रेशन बढ़ती है, और ये हर साल का ही एक फिनोमिना बन चुका है, इक्विवेलेंट टू दैट कि जैसे दिल्ली में हर साल अगर आप देखो विंटर्स में स्मॉग वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, तो उन्होंने ये चीज़ को बोला कि ये चीज़ अगर हो रही है तो आप इसके ऊपर क्यों कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने यहाँ पर रिस्पॉन्स में यही कोट किया है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे हमने ये ऑलरेडी चीज़ बता दी थी कि वी आर वेरी शॉर्ट स्टाफ्ड, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पर्सनल्स वर्किंग हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, कि उसी के बेसिस पे हमें अडल्ट्रेशन चेक नहीं रख पाते क्योंकि हमारे पास स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने NFSSAI ने यहाँ पर डिटेल्ड रिप्लाईज भेज दिए हैं एंड मेंटेन करना पड़ेगा उनको उस मैन पावर को, ताकि जो एडल्ट्रेशन है उसके ऊपर टाइम एंड अगेन एक चेक रखा जा सके। देन अफगान मिनिस्टर अर्जेस एक्सपैंडेड यूज ऑफ चबाहर पोर्ट। चबाहर पोर्ट ईरान, ठीक है। अब सिंस अफगानिस्तान जो है वो लैंडलॉक कंट्री है एंड अफगानिस्तान के साथ जो 48 किलोमीटर्स का अप्रॉक्सीमेटली इंडिया बॉर्डर भी, लैंड बॉर्डर भी अगर शेयर करता है तो वो POK रीजन के अंदर फॉल करता है, ठीक है। तो इस वजह से हम डायरेक्टली जो है ट्रेड अफगानिस्तान के साथ करेंटली तो नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, ईरान के थ्रू कराची बाईपास करते हुए, चलो सपोज करो कि ये वाला रीजन है, दिस इज योर इंडिया का मैप, यहाँ से आगे जाते जाते हमारे पास पाकिस्तान है, दिस इज योर कराची पोर्ट एंड समवॉट हियर आपका चबाहर पोर्ट है ना, यहाँ पे ईरान है, ईरान का एरिया खत्म होने के बाद फाइनली हमारे पास ये अफगानिस्तान वाला रीजन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि चबाहर पोर्ट जो है उसकी फुल यूटिलाइजेशन आप करो, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मैक्सिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट हो सके एंड इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने बोला कि फर्स्ट 5 to 10 ईयर्स तक जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की वो आपके ऊपर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगाएगी, जस्ट टू मेक द ऑफर अट्रैक्टिव, क्योंकि USA के साथ भी अभी डील चल रही है एंड इवन द कंपनीज ऑफ USA आर रेडी टू इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान। तो हमारी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि सिंस हमारा इतना क्लोज अलाय है इंडिया, कि आप अफगानिस्तान जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर्स जो है, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी करें एंड चबाहर पोर्ट का फुल यूजेज यहाँ पर पॉसिबल हो पाए। तो इसी के केस में उन्होंने बोला कि अभी चबाहर पोर्ट को लेकर तो अभी इतना ज़्यादा इशू थोड़ा बहुत तो चलता हुआ नजर आ रहा है, सिंस अब ईरान जो है उसके ऊपर सैंक्शन लगा दी गई है, तो एंड स्पेसिफिकली ईरान के सैंक्शंस की वजह से अब इंडिया को और ज़्यादा नहीं तो USA का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। तो उन्होंने क्या किया है कि इंडिया ने एक ऑल्टरनेटिव निकाला है, क्या कि हम एयर रूट को और बेटर कर लेते हैं, जो एयर के थ्रू हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको और बेटर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आपकी ये न्यूज़ खत्म होती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। COP30 ड्राफ्ट टेक्स्ट स्किप्स मेंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल यूज। तो अब क्या होता है कि COP30 या इवन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब खत्म होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना पड़ता है, ये 10-12 दिन का जो इवेंट चलता है उसके बाद हर साल इनकी क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बुक पब्लिश होती है जिसके अंदर की COP30 के हाइलाइट्स क्या हैं, फाइनली क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, क्या क्या डिसीजंस लिए गए, उनका एक ओवरव्यू, समरी, इन डिटेल सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो अब सिंस COP30 इतना ज़्यादा इशू में है, क्यों? क्योंकि COP30 के अंदर आपको देखा कि USA जो है वो नहीं आया, इवन कि पेरिस एग्रीमेंट से उन्होंने विदड्रॉ कर लिया। फिर देन आप देखोगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो खुद से यहाँ पर जो है सामने आकर इतना पैसा भी नहीं देना चाहते डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जो हमने स्पेसिफिकली बोला था कि फंड की क्रिएशन की जा सके, है ना, कि फंड जो है वो अब डेवलपिंग नेशंस यूज़ कर सकें। उसके अंदर भी जो डेवलप्ड नेशंस है उन्होंने पैसा देने से यहाँ पर थोड़ी सी तो आनाकानी दिखाई है। तो उसके बाद क्या होता है, COP30 के अंदर जो मेजर फ्रेमवर्क के बाद जो ये बुक का टाइटल है उसमें कहीं पे भी फॉसिल फ्यूल्स के मेंशन के बारे में नहीं बोला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अब उन्होंने कुछ ना कुछ नया पासा फेंक दिया है, जिसके अंदर एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया हो गया एंड इवन ब्राज़ील हो गया एंड इवन कि साउथ अफ्रीका मेजरली, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका मेजरली यहाँ पर क्लोज अलायंस में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला यही चीज़ को सामने रखा कि चलो ठीक है, आप हमें पैसा भी नहीं दे रहे हो हमारी डेवलपमेंट के लिए, फंड भी आप हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो वाई शुड वी ऑल्सो फॉलो कि फॉसिल फ्यूल्स को हमें रिड्यूस करना है। तो फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ के रिडक्शन के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है दे हैव कम ऑल टुगेदर कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 30th वर्जन ऑफ द रिपोर्ट अगर निकलती है तो उसके अंदर कुछ भी डेटा रिलेटेड टू फॉसिल फ्यूल्स या कुछ भी ऐसा गोल रिलेटेड टू फॉसिल फ्यूल मेंशन किया जाए, जिस पे अब डेवलप्ड नेशंस बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कि हमने इतना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट, इतने सारे गोल्स वगैरह सब कुछ सेट कर दिए हैं एंड मेजर जो आइडिया है मुझसे भटक रहे हैं। तो ये आपस में यहाँ पर लड़ाई ही चल रही है इस बेसिस पे लेकर कि जो COP38 वाज अ कंप्लीट फेलियर, ये चीज़ कहकर ये न्यूज़ आर्टिकल जो है वो बता रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई। देन US सैंक्शंस फर्म्स इंडियंस इन्वॉल्व्ड इन ईरान ऑयल ट्रेड। अब आपको पता है कि ईरान के कॉन्टेक्स्ट में हमने न्यूज़ डिस्कस कर ली कि IAEA के साथ रिलेशंस तो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। IAEA जो है अभी पॉलिटिकली जो अंडर प्रेशर है किसके, USA के एंड इवन के यूरोपियन यूनियन ऑल्सो।
ठीक है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो कि ईरान के साथ फिलहाल कट्टर दुश्मनी हो चुकी है यूएसए की, ठीक है। यूएसए ने सैंक्शन भी लगाए ईरान के ऊपर। अब मैंने सिंस आपको बोला था कि चबाहर पोर्ट का लिमिटेड टाइम पीरियड ही है कि सिंस एक पर्टिकुलर जो प्राइवेट कंपनी है उसके ऊपर भी अभी सरकार ने, सिंस यूएसए के साथ हमारी एक पर्टिकुलर डील हुई है, उसकी वजह से ही जो है अभी ईरान का जो पोर्ट है हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, वरना उस पर भी टैरिफ लग जाते हैं, उस पर भी सैंक्शन लगती है, कंपनीज पे भी सैंक्शन लगती। बट अभी इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो कि ईरान के अंदर स्पेसिफिकली जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जो किसी भी तरह का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम इंडियन कंपनीज करती हैं अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, या कोई भी ऐसी कंपनीज जो कि वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि यूएसए के साथ ईरान के साथ अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही हैं। अब यूएसए ने उन सभी कंपनीज को इंक्लूडिंग सम कंपनीज ऑफ इंडिया ऑल्सो, उनके ऊपर सैंक्शन इसीलिए लगाई है, उन्होंने बोला कि ईरान इसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से जो पैसा कमाता है उसके बाद जो अमाउंट उसके पास बचती है वही पैसा जो है वो टेररिज्म को फंड करने के लिए लगाया जा रहा है, जो कि अब यूएसए की सॉवरेनिटी को थ्रेट है। यूएसए एंड अलोंग विद द एलाइज ऑफ यूएसए की सॉवरेनिटी को एक तरह से थ्रेट की तरह वो मानते हैं। तो इसी वजह से अब जो ऑयल ट्रेड है या इवन की कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिस वजह से ट्रेड कैरी आउट किया जा रहा है ईरान के साथ, उन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन सरकार की तरफ से, यूएसए की गवर्नमेंट की तरफ से लगा दी गई है। देन नेक्स्ट न्यूज आपकी क्या है, एक दुखद घटना, इंडियन एयरफोर्स के जो तेजस है दैट जेट क्रैश्ड ड्यूरिंग अ डेमो फ्लाइट एट दुबई एयर शो। लास्ट डे था, आई सेड अर्लियर ऑल्सो 21 नवंबर को 3 तेजस जो है वो इंडिया की तरफ से गए थे। लास्ट डे पे एक जो है तेजस वो क्रैश हो जाता है ड्यूरिंग दैट डेमो फ्लाइट, एंड उसी के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि जो पायलट है वो हिमाचल प्रदेश से थे एंड उनकी जो है लाइफ का लॉस भी हुआ है, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या पढ़नी है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम के तेजस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड तेजस एक्सीडेंट हुआ है सिंस 2024 के बाद से, एंड तेजस जो है वो ऑलरेडी हमारे पास 2001 से है, तो मतलब 24 साल तेजस को हो चुके हैं। एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट जो इंडिजिनस आप कह सकते हो के फाइटर जेट इंडिया ने बनाए थे 2003 के अंदर। अगर आप देखोगे ये तेजस नाम जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम पे थे उन्होंने दिया था। तो अब ये रिपीटेडली जो क्रैश है वो यही चीज़ें बताते हैं कि कैसे R&D के ऊपर काम करना, अपडेशंस के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, एंड उसी के रिगार्डिंग जो भी अब चेंजेस रिक्वायर्ड है, अपग्रेडेशंस रिक्वायर्ड हैं, वो ज़रूरी बन चुके हैं। अदरवाइज इट विल लीड टू द लॉस ऑफ द कॉस्ट ऑल्सो एंड लॉस ऑफ लाइफ ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट सोल्जर्स जिनकी हमें रिक्वायरमेंट ऑलरेडी है ना। तो इसी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। देन सेंटर नोटिफाइज 4 न्यू लेबर कोड्स। तो अब कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, ये 4 कोड्स हैं। ये 4 नए लेबर कोड्स हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड स्टेट्स के अंदर भी स्पेसिफिकली अगर आप यूपी के न्यूज़ को भी फॉलो करते हो तो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ये न्यूज़ पिछले हफ्ते आ चुकी थी। अब इस न्यूज़ के अकॉर्डिंगली क्या है कि नए ऐसे कोड्स फॉर लेबर बताए गए हैं। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको डिस्कस करती हूँ। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, कोड्स के अंदर ना आप ये देखोगे कि लेबर से रिलेटेड ये कोड्स है। तो लेबर के अंदर भी स्पेसिफिकली अगर हम अभी अपनी कंडीशन की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। तो अब हमारे जितना भी डेटा है ना वो यही चीज़ स्पेसिफाई करता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उससे हटकर लोग अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब सिंस हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका ट्रैक रखने के लिए सरकार के पास सब्सिक्वेंट लॉज एंड रूल्स अवेलेबल नहीं है। क्यों? अब वो अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरह का काम हो रहा है इसको स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड वी डू नॉट हैव अ लीगल डेफिनेशन फॉर इट, ठीक है। तो किस तरीके से आप अनऑर्गेनाइज वर्कर को यहाँ पर आप कह सकते हो कि ट्रैक करोगे। तो उसी के बेसिस पे अब क्या किया जा रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है अब सिंस अब शिफ्ट हो रहे हैं ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है मेजरली यहाँ से जो टैक्स आ रहा था, जो कि इनिशियली बहुत चुनिंदा लोग यहाँ पर थे, अब उसके बाद धीरे धीरे करके जो लोग हैं यहाँ पर शिफ्ट होते जा रहे हैं वापस से। जो टैक्स का लॉस है, इनकम का लॉस सरकार को यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो अब क्या करेंगे, सरकार यही करेगी ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसको आइडेंटिफाई करना शुरू करे और उनकी इन्फॉर्मेशन रखना शुरू करे, उनके आधार के साथ लिंक किया जा सके कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली ही जो टैक्स बनता है वो उनसे भी ले पाए। अकॉर्डिंग टू दैट एक ये पर्सपेक्टिव है, एंड कोड्स को इंक्लूड करने का एक पर्सपेक्टिव और भी है यहाँ पर कि बेटर कंडीशंस या इक्वालिटी के साथ भी सरकार यहाँ पर चल सके, ठीक है। तो अब जो न्यूज़ आई थी वो स्पेसिफिकली या जो कोड्स हैं आपके वो क्या कहते हैं, मेजर पॉइंटर्स को मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ कि इक्वालिटी के बेसिस पे चलेंगे।
मतलब कि इक्वालिटी में जो मेन एंड वुमेन की सैलरी है अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, पहले भी वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें ये चीज़ प्रोवाइड की गई है, बट इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए बोला गया है कि इक्वली जो है वो पे की जाएगी, ठीक है, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। दूसरी चीज़ ये है कि विमेन जो हैं वो नाइट शिफ्ट पे अब काम कर सकती हैं, उनका कंसेंट यहाँ पर लिखित में रिक्वायर्ड होगा। तीसरी चीज़ कि अगर विमेन नाइट शिफ्ट में काम कर रही है तो उनके लिए जो स्पेसिफिक हेल्थ एंड हाइजीन के लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी या मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट्स होगी, वो आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा ही करेगा। चौथी चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है कि जो अब ऑन पेपर आपके वर्किंग आवर्स हैं वो 12 घंटे तक एक्सटेंड किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एक रिटन कंसेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी कि 12 घंटे से अगर आप काम करना चाहते हो वो आपको जो है अकॉर्डिंगली रिटन कंसेंट देना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे कि पूरे हफ्ते के अंदर जो आपके 48 वर्किंग आवर्स हैं उसको अभी एक्सीड नहीं किया गया है, ठीक है। बट अब यहाँ पर इसमें एक ग्रे एरिया नजर आता है, क्यों? क्योंकि जो आपका क्वार्टरली बेसिस पे नंबर ऑफ टोटल आवर्स जो है वर्किंग आपके एटलीस्ट 75 जो होने चाहिए थे वो बढ़कर अब 75 से बढ़कर आप आई गेस 120 से 140 आवर्स तक क्वार्टरली काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये 48 आवर्स के अंदर पॉसिबल तो नहीं होगा, तो दैट मीन्स कि आपकी 12 घंटे की शिफ्ट भी कभी भी लगाई जा सकती है आपके एम्प्लॉयर्स के द्वारा। ये सिंपल सी आपके बेसिक से पॉइंटर्स थे जो इस न्यू लेबर कोड्स के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किए गए हैं कि विमेन को यहाँ पर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का आइडिया मिलेगा, नाइट शिफ्ट्स उनको यहाँ पर इन रिटर्न दी जाएंगी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो एम्प्लॉयर का होगा, देन 12 घंटे की आपकी शिफ्ट की जा सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि जो कंपनीज हैं या इवन की जो ट्रेड यूनियंस हैं, कंपनीज के लिए तो यहाँ पर वो खुशी वाली बात आ जाती है, बट जो ट्रेड जो यूनियंस हैं जो कि अब लेबर कोड्स के साथ डायरेक्टली यहाँ पर डील करती हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये सिर्फ और सिर्फ आप एम्प्लॉयर का ध्यान में रखते हुए चीज़ें कर रहे हो, एम्प्लॉय का तो यहाँ पर आपने और ज़्यादा नुकसान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन लेवल जो है वो उनको और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेजर सी आपकी ये न्यूज़ कहती है। बट कई ऐसी ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने ये भी चीज़ को वेलकम किया, बट उन्होंने बोला कि देयर आर सर्टन प्रोविजंस विच वी वुड लाइक टू चेंज। तो अभी सरकार क्या कर रही है कि ये पास नहीं हुए हैं एक्चुअली में, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस ज़रूर ये किए हैं। उन्होंने बोला कि अभी भी हम पब्लिक ओपिनियन के लिए इसको ओपन करेंगे, व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट। तो पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे जो जो चेंजेस मैक्सिमम प्रॉक्सिमिटी के अंदर देखे जा सकते हैं एंड फीजिबल होंगे, उनको चेंज करने के बाद इन्हें यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज अ लॉ। तो ये बेसिक सी आपकी न्यूज़ थी जो ये चीज़ कहती है आपको, ठीक है। तो इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो आपके जो फाउंडेशन बैचेस हैं 2026-2027 के वो अभी लाइव हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में दैट इज़ PSIR एंड सोशियोलॉजी विच वी ऑफर, तो 2027 के बैचेस जो है वो भी अवेलेबल हैं। GS के बैचेस भी आपके अवेलेबल हैं एंड GS का टॉपिक वाइज स्टडी प्लानर अगर आप चाहते हैं फॉर 2026 ऑल्सो दैट इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वो लिंक के साथ रजिस्टर करके फाइनली उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। एंड अगर आपको रिवाइज करने हैं क्वेश्चन बिफोर सीइंग दिस वीडियो तो आप एक लिंक जो आएगा डिस्क्रिप्शन में दैट इज दिशा IAS के नाम से आपको वो दिखेगा लिंक, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप पिछले दिन के जो क्वेश्चन हैं उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आज का जो क्विज है उसके क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो और यू कैन कम टू दिस वीडियो आफ्टरवर्ड्स आफ्टर अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पर एक तरह से इसको वीडियो सोल्यूशन की तरह भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, आपको पहली बार क्या है अटेम्प्ट करने तो दे दिया जाएगा क्विज को, बट उसके बाद अगर आपको अपना स्कोर कार्ड चेक करना है तो आपको फ्री में लॉगिन करना पड़ेगा एंड और जो व्यक्ति या कैंडिडेट्स जिन्होंने इस क्विज को यहाँ पर अटेम्प्ट किया है उनके साथ भी आप देख सकते हो कि आपका ओवरऑल स्कोर कार्ड क्या है, ठीक है। तो इसका फायदा आपको ये हो जाएगा। देन UPPCS का जो बैच है वो भी अभी एप्लीकेबल है, लाइव है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपकी प्रिपरेशंस हो जाएंगी। एंड इस संडे कमिंग संडे जो पंजाब PCS के प्रीलिम्स में के लिए एस्पिरेंट्स हैं जो 7 दिसंबर को भी कंडक्ट होने वाला है, तो 23 नवंबर को ओपन मॉक टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है आप रजिस्टर कर लीजिए। GS एंड CSAT के लिए इंडिविजुअली एज पर द एग्जाम पैटर्न आपका जो पेपर है या जो टेस्ट है ओपन मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो इंस्टेंटली जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपको आपके आंसर्स पता लग जाएंगे। उसके अलावा जो आपने कहाँ गलतियां की हैं डिटेल्ड आंसर्स के साथ आप उसे मैच कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली जो चीज़ रिवाइज करने की जरूरत है आप उसे रिवाइज कर सकते हो। देन अभी हमारा ऑनगोइंग कोड है, अगर आप गुरुजी कोड यूज करते हो तो आपको डायरेक्टली 21% ऑफ दे दिया जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। एंड ये अगर आप डायरेक्टली
वेबसाइट पे जाकर भी कोई कोर्स परचेज करते हो तो ये कोड अगर आप यूज़ करते हो तो वो डायरेक्टली आपको 21% डिस्काउंट यहाँ पर दे देगा। बट कोई भी अगर आपको इशू होता है, बैच की इंक्वायरी होती है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है। एंड टेलीग्राम ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो आप 1-on-1 यहाँ पर अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर्स। जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई भी डाउट होता है, वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। एंड पर्सनली मैं आपको जो भी डाउट है उसका रेजोल्यूशन जो है हम एक साथ यहाँ पर बात करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो डाउट है वो क्लियर हो सकता है इन दैट सिचुएशन। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।